अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मौलवी अब्दुल मतीन का ताल्लुक़ यूँ तो रामपुर से था, लेकिन जब हिंदुस्तान के बंटवारे के सिलसिले में तासुब और फ़िरका वाराना फसाद की आग भड़की तो वो भी अपनी बीवी और 4 बच्चों समेत पाकिस्तान आ गए। मालो असबाब रास्ते में ही उन लुटेरों के हाथों छिन गया था जिन्हें हुकूमत वक्त की जानिब से मुसलमानों के साथ दंगा फसाद कत्ल व गारतगरी करने की खुली छुट्टी मिली हुई थी। मौलवी अब्दुल मतीन ने बेसरो सामानी की हालत में एक नई सरजमीन पर कदम रखा तो सबसे पहले 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की। उन्हें मालो असबाब लुट जाने के मुकाबले में इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि उनके बीवी बच्चों की जान बच गई थी, वरना उन्होंने बलवाइयों को नौजवान लड़कियों और बूढ़े मर्दों के साथ ऐसा बेईमाना और नाजेबा सलूक करते अपनी आंखों से देखा था कि आज भी जब वो रूह फरसा मनाजिर उनके जहन के पर्दे पर उभरते तो वो सर तापा कांप उठते थे, उनकी गर्दन शर्म से झुक जाती। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद उन्होंने रावलपिंडी के करीब एक नवाही बस्ती जिसका नाम उस वक्त रामनगर था अपना मस्कन बना लिया। रामनगर 100-125 घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोग सीधे साधे और भले मानस थे, इसलिए उन्होंने मौलवी अब्दुल मतीन की मेज़बानी में कोई कसर नहीं उठा रखी। वो चूँकि तहज्जुद गुजार सौम व सलात के पाबंद थे, इसलिए बस्ती के लोगों ने मिलकर वहाँ एक छोटी सी मस्जिद तामीर की और मौलवी अब्दुल मतीन को उसका पेश इमाम मुकर्रर कर दिया। मस्जिद के बराबर ही एक कमरे का मकान बंटवारे के बाद से खाली था। बस्ती के लोगों ने उसे ठीक ठाक करके उनके हवाले कर दिया और हस्ब इस्तिताअत उनकी माहाना तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी कि उनकी गुजर बसर आसानी से हो सके। मौलवी अब्दुल मतीन ने जो अपने नाम की मुनासिबत से निहायत संजीदा बुर्दबार वाक़ हुए थे, बहुत जल्द बस्ती वालों के दिलों में अपनी शराफत और दियानतदारी का ऐसा सिक्का जमाया कि हर शख्स उनका गर्विदा हो गया। वो मस्जिद में 5 वक्त की बाकायदगी से नमाज भी पढ़ते थे और फालतू वक्त में बस्ती के नौजवान छोटे बड़े बच्चे और बूढ़ों को इस्लामी तालीमात का दर्स भी दिया करते। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी बस्ती के सबसे मोतबर तरीन शख्स बन गए। फिर बस्ती वालों ने अपनी लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की खातिर भेजना शुरू कर दिया। मौलवी अब्दुल मतीन चूँकि शरई मामलात में बहुत सख्त और ठोस उसूलों के मालिक थे, इसलिए लड़कियों के मामले में उनकी पहली शर्त ये थी कि वो अपने चेहरे और जिस्म को इस तरह ढांप कर आएँ कि सिवाय आँख और कलाई के उनके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र न आए। मौलवी अब्दुल मतीन के अलावा उनकी बीवी सोगरा बेगम ने भी बहुत जल्द बस्ती की औरतों के दरमियान एक ख़ास मुकाम पैदा कर लिया था। गांव का हर फर्द उन दोनों मियाँ बीवी का मद्दाह बनकर रह गया था। लेकिन जहाँ गुल होते हैं वहाँ खार भी ज़रूर होते हैं। जहाँ बस्ती की अक्सरियत ने उनका और उनकी बीवी सोगरा बेगम के नाम का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, वहाँ नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की एक टोली ऐसी भी थी जो ख़ास तौर पर मौलवी अब्दुल मतीन से खार खाती थी। उनमें सर फहरिस्त नाम हज्जाम करामत अली के 20 साला शब्बीर का था, जिसे उसके यार दोस्त शेरा के नाम से पुकारते थे। शेरा की बात रमज़ू कसाई की नौजवान लड़की कुलसूम से तय पा चुकी थी। कुलसूम बस्ती की सबसे ज़्यादा हसीन शौक़ो चंचल लड़की थी, किसी सरकश घोड़े की तरह मुँहज़ोर भी थी। बस्ती की खुली फ़िज़ा और खालिश दूध दही घी और मक्खन ने उसकी जिस्मानी नशोनुमा को वक्त की रफ्तार के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही उजागर कर दिया था। इसलिए जब एक रोज़ शेरा को इस बात का इल्म हुआ कि रमज़ू ने कुलसूम को भी मस्जिद में पढ़ने के लिए बिठा दिया है, तो उसके अंदर न जाने क्यों रकाबत का एहसास तड़प कर बेदार हो गया। मौलवी अब्दुल मतीन की उम्र 38 और 40 साल के दरमियान में थी। जिस्मानी एतबार से वो खासे ठोस और मजबूत जिस्म के मालिक थे। मूंछ और दाढ़ी के बाल गहरे सियाह और चमकीले थे। पेशानी पर कसरत इबादत से महराब का बड़ा निशान भी मौजूद था, जो उनकी शराफत की दलील था। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद शेरा को ये बात मंजूर नहीं थी कि कम से कम कुलसूम उनसे पढ़ने जाए। कुलसूम और शेरा एक साथ ही पले बड़े थे, बचपन में साथ खेले कूदे थे, इसलिए एक दूसरे से खासे बेतकल्लुफ़ भी थे। अलबत्ता जब उन दोनों के रिश्ते की बात पक्की हुई थी, शेरा ने महसूस किया था कि वो उसके करीब आने से कतराने लगी है, जिसकी वजह उसके जहन में यही आई थी कि शायद चाचा रमज़ू ने कुलसूम पर शेरा के साथ ज़्यादा घुल मिल कर
उठने बैठने पर पाबंदी लगा दी हो। बहरहाल एक दिन शेरा ने मौका पाकर उसका रास्ता रोक लिया। क्या बात है कुलसुम, जब से हमारी बात पक्की हुई है तो मुझसे कन्नी कतराने लगी है। लड़कियों के साथ तो दिन भर हिरनियों की तरह बड़ी कलीलें मारती फिरती है। मेरे अंदर अब क्या कांटे निकल आए हैं? तेरी खोपड़ी में तो भुस भर गया है, कुलसुम ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इतनी सी बात भी तेरी खोपड़ी में नहीं आती कि बात पक्की हो जाने के बाद लड़के और लड़की के दरमियान हिजाब आ जाता है। फिर वो मायने खेज अंदाज में दीदे नचाते हुए बोली, आग और पेट्रोल का साथ अच्छा नहीं होता। एक चिंगारी सब कुछ भस्म कर देने के लिए काफ़ी होती है। अब तो तुझे बड़ी बड़ी बातें करना आ गई हैं। शेरा ने उसके सेब जैसे गुदगुदे गालों को घूरते हुए पूछा, ये आग और पेट्रोल वाली बात तुझे किसने बताई है? किसी ने भी बताई, तुझे अचानक क्यों खोज लग गई? कुलसुम ने शेरा को जलाने की खातिर शौखी से कहा, चल हट मेरे रास्ते से। अगर किसी ने देख लिया और बाबा के कानों तक भनक पहुंच गई तो वो मुझे धुन कर रख देगा। क्या तेरे बाप ने हमारे बात करने पर भी कर्फ्यू लगा दिया है? शेरा ने संजीदगी से पूछा। मुझसे क्यों मालूम कर रहा है? अगर पूछना है तो जाकर खुद बाबा से मालूम कर ले, कुलसुम ने शरारती लहजे में कहा। वो हाथ में बोगदा लिए तुझे अलिफ से लेकर बड़ी ये तक सब कुछ बड़ी तफसील से समझा देगा। कुलसुम, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है, शेरा ने कुछ सोचते हुए कहा। जल्दी बोल, क्या कहना है? पहले वादा करके तू मेरी बात से इनकार नहीं करेगी। क्या मतलब? कुलसुम दरिया की किसी सरकश मौज की तरह किनारे से टकराकर छलक उठी। इरादे तो नेक हैं तेरे, बात मजाक में मत टाल। फिर खुलकर बात क्यों नहीं करता? औरतों की तरह से पहेलियां क्यों बूझ रहा है? वो दरअसल ये है कुलसुम के। शेरा फिर कुछ कहते कहते रुक गया तो कुलसुम शाने उचकाते हुए बोली, एक काम कर, आज तू अच्छी तरह याद कर ले कि तुझे कहना क्या है। दोबारा मुलाकात हुई तो मैं खुद तुझसे पूछ लूँगी। मैंने सुना है कि अब तू भी पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास जाने लगी है। शेरा हिम्मत करके दिल की बात जुबान तक ले आया। हाँ, क्यों? कुलसुम ने ताज्जुब से पूछा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मेरी बात मान, कल से ये पढ़ना लिखना बंद कर दे। मगर क्यों? कुलसुम बड़ी हैरत से बोली। आमना, नाजो, जरीना, बतूल, सकीना और जैतून सभी जाती हैं पढ़ने के लिए। फिर तू मुझे क्यों मना कर रहा है? इसलिए कि अब तू मेरी हो चुकी है। दूसरी लड़कियां क्या करती हैं मुझे इससे क्या लेना? अब समझी, कुलसुम ने शेरा की आंखों में आंखें डालकर कहा। तू अभी से मेरे ऊपर रोब झाड़ने की कोशिश कर रहा है? एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तेरी भपकी में कभी नहीं आऊंगी। तू मेरा मतलब गलत समझ रही है कुलसुम। मैं तुझ पर रोब जमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, शेरा ने सफाई पेश की। फिर तुझे मेरा मौलवी साहब से पढ़ना क्यों बुरा लगता है? क्यों रोक रहा है मुझे वहाँ जाने से? कुलसुम ने जिरा की। तू समझती नहीं कुलसुम, मैं ये कहना चाह रहा था कि चल छोड़ मेरा रास्ता। कुलसुम बिफर कर बोली, मैं सब समझती हूँ। तेरे दिमाग में ये बात रहमते ने बिठाई होगी। उसी की गंदी खोपड़ी में हर वक्त बाउली हंडियाँ पकती रहती है। बाप दिन भर दूसरों के जूते गांठता रहता है और वो लड़कियों से पेच लड़ाने के चक्कर में सारा दिन कटी हुई पतंग की तरह आगे पीछे डोलता फिरता है। जात का चमार जो ठहरा। जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया ना, दुम पर ऐसा पांव रखूंगी कि सारी बस्ती में चैंचा करता फिरेगा। कमीना कहीं का, जैसा खुद है वैसे ही दूसरों को भी समझता है। और तूने उस जैसे बदजात से दोस्ती गांठ रखी है। जिस दिन मैंने बाबा से उसकी शिकायत कर दी, उसी दिन वो उसकी हड्डी बोटी अलग अलग करके रख देगा। जा जाकर कह दे अपने लंगोटिए से। फिर शेरा उसकी शक्ल ही देखता रह गया और कुलसुम मुंह फेर कर बड़े गुस्से में लंबे लंबे कदम उठाती चली गई। मौलवी अब्दुल मतीन शरीफ और ईमानदार होने के साथ साथ बड़े ठोस उसूलों के मालिक थे। यूँ तो बस्ती के सारे छोटे बड़ों से उनकी अलेख सलेख थी, लेकिन रावलपिंडी की एक करीबी पुलिस चौकी के हेड मोहर्रर गुलाम रसूल से उनकी ज़्यादा दोस्ती थी। गुलाम रसूल के पास ज़ाती मोटरसाइकिल थी, इसलिए वो रोज़ उसी पर आता जाता था। वो पुलिस में होने के बावजूद पांचों वक्त का नमाजी था। उसका मकान मस्जिद के करीब ही था, इसलिए फालतू वक्त में उसका और मौलवी अब्दुल मतीन का वक्त एक साथ ही गुजरता था। आज भी असर की नमाज के बाद वो दोनों बैठे गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। गुलाम रसूल हस्बे आदत पुलिस चौकी में दर्ज कराई जाने वाली FIR की रुदात सुना रहा था।
अब तो ज़माना इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि नई नस्ल के लड़के लड़कियों को शराफत तो दरकिनार, बाप दादा की इज्जत और वक़ार का भी कोई ख्याल नहीं। जिसको देखिए जिधर मन चाहे मुंह उठाए भागा चला जा रहा है। कत्ल व गारतगरी के वाक़यात तो आए दिन होते ही रहते हैं, लेकिन आजकल अगवा या जबर और लड़के लड़कियों के घर से फरार हो जाने की वारदातें ज़्यादा होने लगी हैं। माँ बाप हज़ारों जतन करके अपने बच्चों को पाल पोस कर जवान करते हैं, अपनी रातों की नींदें हराम कर देते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक उनका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं। लेकिन जहाँ लड़के और लड़कियाँ अपने कदमों पर खड़े होने के काबिल हो गए और बड़ी बड़ी दरसगाहों में कदम रखा, तो फिर उनकी आंखें मुआशरे और नई तहजीब को देखकर चुंधिया जाती हैं। गुलाम रसूल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आजकल बैनुल अक़वामी पैमाने पर बड़े बड़े दानिश्वर और आलिम फाजिल फ़िज़ाई आलूदगी और इसके मुज़िर असरात के बारे में लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ उनके बयानात छपते हैं। उनकी काबिलियत की वाह भी होती है, लेकिन किसी को माशरे और माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक कोई ख्याल नहीं आता। जदीद फ़ैशन के बेहुदा तकाज़े किस तरह हमारी तहजीब और इंसानी कदरों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहे हैं, इसकी फ़िक्र किसी को नहीं। तालीमी इदारों और दरसगाहों में क्या कुछ हो रहा है, इसकी खबरें भी अखबारात में छपती हैं, लेकिन हमारे निज़ाम के बाअसर इजारादारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तालीमी इदारों और दरसगाहों के हवाले पर मौलवी अब्दुल मतीन एक लम्हे के लिए चौंके, फिर आहिस्ता से बोले, क्या आज फिर कोई अनोखी वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? बस क्या अर्ज़ करूं मौलवी साहब, गुलाम रसूल ने पहलू बदल कर कहा, समझ में नहीं आता कि हमारे जदीद फ़ैशन और शर्म व हया के ये ऊँट किस करवट बैठेगा। कोई ख़ास हादसा हो गया क्या? हादसे की बात और होती है, गाड़ी का एक पुर्जा टूट जाए तो उसकी जगह बाजार से नया खरीद कर लगा देते हैं। लेकिन कुछ कुल पुर्जे ऐसे भी होते हैं जो एक बार टूट जाएं तो फिर उनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, गाड़ी ठप होकर रह जाती है। किस्सा क्या है? मौलवी अब्दुल मतीन ने तजस्सुस से पूछा। उधर शहर में एक मशहूर बैरिस्टर शौकत मिर्ज़ा रहता है, बड़ा ऊंचा नाम है उसका। जिसकी तरफ से वकालतनामा दाखिल कर दे, बस समझो कि जीत उसका मुकद्दर बन जाती है। एक एक केस के 50-60 हज़ार लेता है, गुलाम रसूल ने कहा। लल्लू पंजू किस्म के छोटे मोटे लोगों को तो उसका चपड़ासी ही दरवाजे से धुतकार कर भगा देता है। लेकिन आज उसकी सारी बैरिस्टरी और कानून की मोटी मोटी किताबें धरी की धरी रह गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्यों? उसकी एक बेटी थी ज़ेबा, जो अपने ही मोहल्ले के एक लड़के अमजद के साथ फरार हो गई। गुलाम रसूल ने संजीदगी से कहा, अमजद का बाप एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है, आबिद हुसैन नाम है उसका। थानेदार ने उसे बुलवाया तो गरीब बेटे के करतूत सुनकर किसी थके हुए घोड़े की तरह मुंह से झाग उड़ाने लगा। उसने लाखों कस्में खा डाली कि उसे हालात का कोई इल्म नहीं है, लेकिन थानेदार ने धक्के मार मार कर जेल में ठूंस दिया। धाड़े मार मार कर रो रहा था बेचारा, लेकिन उसकी दुआई अब भला कौन सुनेगा। लेकिन अमजद ने जो कदम उठाया उसमें भला उसके बाप का क्या कसूर है? आपने भी भली बात कही मौलवी साहब, गुलाम रसूल ने संजीदगी से जवाब दिया। भला बैरिस्टर शौकत मिर्ज़ा के आगे उस स्कूल के हेडमास्टर की कौन सुनेगा? बड़े कांटे का वकील है, इतनी दूर दूर की कौड़ियाँ लाता है कि मैजिस्ट्रेट और जज भी उसका मुंह तकते रह जाते हैं। आबिद हुसैन क्या बेचता है उसके आगे? एक बात तो तय है, शौकत मिर्ज़ा कानून के शिकंजों में जकड़कर आबिद हुसैन को ऐसा धोबी पटखा देगा कि उस गरीब की कमर तमाम ज़िंदगी सीधी नहीं हो सकेगी। उसकी 7 पुश्तें भी पनाह मांगेंगी बैरिस्टर से। हो सकता है कि उसकी उम्र जेल में ही चक्की पीसते पीसते ही उसके साथ दगा कर जाए। लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी तय है, अगर बैरिस्टर की लड़की की इज्जत लुट गई तो कानून की भला कौन सी दफ़ा उसकी लुटी हुई इज्जत को बहाल कर सकेगी? बदनामी जो हो चुकी है उसका नेमुल बदल क्या होगा? शीशा अगर एक बार टूट जाए तो जुड़ने के बाद भी उसका ऐब जाता नहीं है। तुमने ठीक कहा गुलाम रसूल, मौलवी अब्दुल मतीन ने कुछ सोचते हुए कहा। इंसानियत की हुदूद जहाँ ख़त्म होती हैं वहीं से बेशर्मी और बेहयाई जन्म लेती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, गुलाम रसूल बोला। बैरिस्टर की लड़की भी इस केस में बराबर की शरीक होगी। मैं तो कहता हूँ कि इस्लाम की रूह से उन दोनों ही को संसार कर देना चाहिए। पौधे को जड़ से ना उखाड़ा जाए तो वो कुछ अरसे बाद दोबारा धरती का सीना चीरकर ऊपर आने को जोर करने लगता है। मौलवी अब्दुल मतीन ने कोई जवाब नहीं दिया।
किसी सोच में गुम रहे। गुलाम रसूल बड़ी देर तक अपने दिल की भड़ास निकालता रहा, फिर मौजू बदलते हुए बोला, मौलवी साहब, मैंने सुना है कि आपने लड़कियों को तालीम देने का सिलसिला बंद कर दिया है। हाँ हाँ, मौलवी अब्दुल मतीन ने चौंकते हुए कहा। कोई ख़ास वजह? गुलाम रसूल ने बड़ी राजदारी से पूछा। इज्जत का कोई मोल नहीं होता गुलाम रसूल। कभी कभी बरसों का कायम भरम एक पल में टूटकर चकनाचूर हो जाता है। मैंने ये सोचकर ही लड़कियों की पढ़ाई का सिलसिला बंद किया है, मौलवी अब्दुल मतीन ने दबी ज़बान में कहा। बस्ती वालों ने मुझे जो इज्जत दी है, मैं चाहता हूँ उसका भरम हमेशा कायम रहे। मैं 10-11 साल से पुलिस के महकमे में भाड़ नहीं झोंक रहा हूँ, गुलाम रसूल ने दबी जुबान में कहा। तरक्की ना कर सके इसकी वजह कुछ और है, लेकिन इतना तजर्बा ज़रूर रखता हूँ कि अच्छे और बुरे की पहचान कर सकूँ। ये आपकी बड़ाई और शराफत है कि आप किसी ऐब पोशी की खातिर ज़ुबान से कुछ ना कहें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी ख़ास वजह ज़रूर होगी जो आपने लड़कियों की पढ़ाई का सिलसिला बंद कर दिया। मैं भी इसी बस्ती में रहता हूँ मौलवी साहब, एक एक की नस नस से वाकिफ़ हूँ। मौलवी अब्दुल मतीन ने बड़ी खूबसूरती से बात को तरा दे गए, लेकिन उसी रात जब वो सोने के इरादे से लेटे तो कुलसूम का तस्वुर फिर उनकी निगाहों के सामने उभर आया, जिसकी वजह से उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। उस रोज़ कुलसूम वक्त से कुछ पहले ही पढ़ने आ गई थी। मौलवी अब्दुल मतीन ने उससे जल्दी आने का सबब और दूसरी लड़कियों के सिलसिले में पूछा तो कुलसूम ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे दरअसल आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या? वो जो शेरा है ना मौलवी साहब, हज्जाम करामत अली का बेटा, उसके साथ मेरी बात। कुलसूम अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी। हया की सुर्खी उसके चेहरे पर फैली तो वो तपकर और गुलनार हो गई। समझ गया, मौलवी अब्दुल मतीन ने सपाट लहजे में कहा। रमजू ने मुझे बताया था इस सिलसिले में, लेकिन तुझे क्या ज़रूरी बात करनी है? क्या शेरा तुझे पसंद नहीं है? शेरा में तो कोई बुराई नहीं है मौलवी साहब, लेकिन मुझे रहमते के साथ उसका मेलजोल पसंद नहीं, कुलसूम ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वो रोज़ाना कुछ ना कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता रहता है शेरा को, और वो मिट्टी का माधु उसकी बातों में आ जाता है। मैं किसी वक्त समझा दूंगा शेरा को। नहीं, कुलसूम तेज़ी से बोली, आप ऐसा गज़ब भी ना कीजिएगा, वरना शेरा और भड़क उठेगा। वो क्यों? रहमते ने आप ही के खिलाफ तो उसे भड़काया है, कुलसूम रवानी में कहती चली गई। उसी भूस की गांठ ने आपके बारे में शेरा के कान भर दिए हैं। क्या मतलब? मौलवी अब्दुल मतीन के कान खड़े हो गए। शेरा कहता है कि मैं आपसे पढ़ने ना आया करूं। कोई वजह? उसका ख्याल है कि अब मैं बड़ी हो गई हूं और आप। कुलसूम ने इस बार मौलवी अब्दुल मतीन की शराफत और पाकबाजी को टटोलने की खातिर होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, तो मौलवी अब्दुल मतीन के पैरों तले से ज़मीन सरक गई। कुलसूम की बात बाज़गश्त बनकर उनके कानों में गूंजती रही। वो खतरे की पहली घंटी थी जिसे सुनकर वो कांप उठे थे। बताइए ना मौलवी साहब, कुलसूम ने मौलवी अब्दुल मतीन को एक बार फिर कसौटी पर घिसकर खोटे और खरी की पहचान करने की खातिर बड़ी अदा से पूछा। शेरा क्यों मना करता है मुझे आपके पास आने से? कुलसूम, मौलवी अब्दुल मतीन ने अपने बेदाग किरदार पर आग की पहली लपट महसूस की तो अचानक फैसला कुन लहजे में बोले, तो कल से यहाँ पढ़ने ना आना और दूसरी लड़कियों को भी मना कर देना। लेकिन मौलवी साहब, शेरा बकता है तो बकने दीजिए उसे, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। कुलसूम यकलख्त संजीदा हो गई। बात शेरा या रहमते की नहीं, वक्त की है, मौलवी अब्दुल मतीन ने ठोस और रूखे लहजे में जवाब दिया। मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है कि लड़कियों के तालीमी सिलसिलों को जारी रख सकूं। फिर इससे पहले कि कुलसूम मजीद कोई बात करती, मौलवी अब्दुल मतीन तेज़ी से उठकर अपने मकान में चले गए। उस दिन के बाद से उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दिया था। बस्ती के बेशतर लोगों ने उनसे इसरार किया कि वो लड़कियों को दीनी तालीम देने का सिलसिला बंद ना करें, लेकिन वो वक्त ना होने का बहाना करके अपने फैसले पर डटे रहे। असल वजह क्या थी, इसका इल्म पूरी बस्ती में सिवाय कुलसूम के और किसी को नहीं था। बदनामी के डर से उसने अपनी ज़बान नहीं खोली, लेकिन उसके दिल में रहमते से नफ़रत का एहसास और बढ़ गया था। वो किसी ऐसे मौके की तलाश में थी जब वो रहमते को लान तान करके अपने दिल का गुबार निकाल सके। कुदरत ने उसे ये मौका भी फराहम कर दिया। रमजू था तो कसाई, लेकिन बुजुर्गाने दीन के नाम पर देगे पकवाना और बस्ती वालों को अपनी खुशी में शरीक करना उसके मामूल में शामिल था। शायद यही वजह थी जो कुदरत ने उसके कारोबार में खासी बरकत अता कर रखी थी।
उस रोज़ कुलसूम 11वीं शरीफ की नियाज में शिरकत का बुलावा देने अपनी सहेलियों के घर जा रही थी। सरसों के खेत के नज़दीक बनी पुलिया के करीब उसने रहमते और शेरा को घुल मिलकर बातें करते देख लिया। उनकी बातें सुनने की खातिर वो पौधों की आड़ लेती दोनों के इतने करीब चली गई कि उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को बआसानी सुन सकती थी। रहमते ने हस्बे मामूल लफंगों की तरह गले में रेशमी रुमाल बांध रखा था और किसी लाट साहब की औलाद की तरह पुलिया से टेक लगाए बैठा सिगरेट का कश लगाते हुए शेरा से मुखातिब हुआ था। मैं तो कहता हूँ ये भी अच्छा हुआ कि मौलवी ने खुद से छोकरियों को पढ़ाना बंद कर दिया। साला सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये सारी उलट पलट कैसे हो गई? शेरा ने कहा, हो सकता है उस गुरु घंटाल ने किसी पर दांत तेज करने का इरादा किया हो और नाकाम हो जाने के बाद गुस्से में आकर वो शाखी काट दी जिस पर बुलबुलें बैठकर चहचहाया करती थी। रहमते ने किसी ओबाश मंझे हुए बदमाश की तरह जवाब दिया, तेरे ख्याल में कौन हो सकती है वो? शेरा ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। कोई भी हो सकती है। रहमते ने जली हुई सिगरेट की राख को चुटकी बजाकर झटकते हुए कहा, यह साली जवानी भी दीवानी होती है। काई की तरह जरा पाँव रिपटा और उजले कपड़े दागदार होते देर नहीं लगती। कहता तो ठीक है, पर यार न जाने इस बात पर अब भी मेरा दिल नहीं ठुकता कि मौलवी अब्दुल मतीन ऐसा आदमी होगा। ये तेरी शराफत है जो तू उसे अपने जैसा समझ रहा है। रहमते ने एक बार फिर बेपर की उड़ाई। अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए जब मैं शहर गया था। मेरा एक लंगोटिया मुझे अपने साथ कोठे पर ले गया। वहां मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से एक दाढ़ी वाले मुल्ला जी को मुजरा सुनते देखा था। अय्याशी का भी अपना एक चस्का होता है प्यारे, और यह नशा आसानी से नहीं उतरता। साटे पाठे वाली मिसाल तो सुनी है ना तूने। अब्दुल मतीन तो फिर बड़ा ठह वाला मुल्ला है। वैसे किसी की नीयत बदलने में देर भी नहीं लगती। कुलसुम पौधों के दरमियान दुबकी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। गुस्से की शिद्दत से उसका सांस धुकने की तरह चल रहा था। एक ही बस्ती में रहने की वजह से ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि रहमते अव्वल दर्जे का झूठा और दिल फेंक वाक़या हुआ है। दूसरों के खिलाफ जहर उगलना उसकी सरिश्त में शामिल था। उसकी मिसाल उस भूखे कुत्ते की सी थी जो निचोड़ी हुई हड्डी को भी देखकर अपनी जुबान लपलपाने लगता है। कई बार उसका बाप उसे राह रास्त पर लाने की खातिर कमची से अच्छी खासी तरह धुनक भी चुका था, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। एक बार उसने अकेला पाकर नाजो की कलाई थाम ली, लेकिन जब नाजो ने फटे हुए जूते की तरह उसकी मरम्मत शुरू की तो रहमते ने उसे जल्दी से बहन बनाकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। उस वक्त तो कुलसूम की भी यही कैफियत थी। वो शेरा की खातिर मौलवी अब्दुल मतीन को आजमा चुकी थी, जो लंगोट का बड़ा पक्का साबित हुआ था। उसी दिन से कुलसूम के दिल में रहमते की तरफ से नफरत पैदा हो गई थी, जिसने बिला वजह एक शरीफ, नेक और मोतबर आदमी की शख्सियत पर गंदगी उछालने की खातिर शेरा के कान भर दिए थे और उसकी पढ़ाई का सिलसिला दरमियान में ही ठप हो गया था। हो सकता है तेरा ख्याल ठीक हो, लेकिन अब ये लेकिन वेकिन छोड़ शेरा और मेरी बात ध्यान से सुन। रहमते ने बड़े अंदाज से एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाते हुए बड़े फलसफियाना अंदाज में कहा, मेरी बात मान तो अपने बाप को रमजू चाचा के पास भेजकर कुलसूम से चटमंगनी और पटबिया की बात तय करा ले, वरना अगर कहीं चिड़िया एक बार हाथ से निकल गई तो तमाम जिंदगी बैठा हाथ मलता रहेगा। लेकिन मेरी और कुलसूम की तो बात पक्की हो चुकी है, शेरा ने जवाब दिया। खबर है मुझे, लेकिन जब तक निकाह के छुआरे ना बढ़ जाएं, मर्द को धींगा मुश्ती करने का हक हासिल नहीं होता। रहमते ने मक्कारी से एक आंख दबाते हुए निहायत कमीनगी से कहा, मेरी एक नसीहत को और गांठ ले। घोड़ी अगर मुंहजोर हो तो लगम खींच कर रखना पड़ता है, वरना वो सवार को नीचे गिरा देती है, दुलक्की लगाती है कि फिर उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। वो बकवास न कर, शेरा ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। मेरी कुलसुम वैसी नहीं है जैसा तू समझ रहा है। अमा प्यारे, यही गलत फहमी तो मर्द को मुर्गा बनकर कुकड़ों को बोलने पर मजबूर कर देती है। रहमते बोला। औरत ने जरा मुंह फाड़ कर अंगड़ाई ली और मर्द जनमुरीद होकर रह जाता है। कुलसुम बर्दाश्त न कर सकी तो एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लिए सामने आ गई। शेरा और रहमते दोनों ही हड़बड़ा उठे। और ये भी तो बता शेरा को, जब कोई औरत पाँव की जूती उतारकर ताजपोशी करती है तो तू उसे फट से बहन बना लेता है। कुलसुम बिफरी हुई शेरनी की तरह बोली। हराम के तुखम, अब बता शेरा को कि मूज और घोड़ी को कैसे काबू किया जाता है। वो मैं तो खाली पीले अपने यार से ठठोलबाजी कर रहा था। रहमते अचानक भीगी बिल्ली बन गया था। अब सिट्टी क्यों गुम हो गई तेरी हरामखोर? पहले तो बड़ा मर्द बनकर उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रहा था,
अब हिजड़ों की तरह क्यों मिनमिनाने लगा? कुलसूम ने पत्थर वाला हाथ फिजा में बुलंद करते हुए बड़ी हकारत से कहा, इतनी देर से तू अपने बहनोई के साथ ठठोलबाजी कर रहा था, अब थोड़ी दिल लगी बहन के साथ भी कर ले। रहमते कुलसूम के तेवर देखते ही भांप गया था कि अब उसकी खैर नहीं। यूं भी रमजू कसाई के नाम से उसकी जान निकलती थी। चुनाचे वो वहां से 9-11 हो जाने के इरादे से पलटा ही था कि कुलसूम का पत्थर वाला हाथ घूम गया। उसका निशाना खता नहीं गया। तेजी से सनसनाता हुआ पत्थर रहमते की बाएं कनपटी से जरा ऊपर लगा तो उसके सर से भल भल खून निकलने लगा। वो चकराकर जमीन पर हाय मर गया कहता हुआ गिरा था। अरे ये क्या किया तूने? शेरा ने बौखलाकर कुलसूम से कहा। अगर ये कहीं मर जाने दे इस हराम के तुखम को। कुलसूम ने उसकी पैदाइश की असलियत बयान करते हुए कहा, धरती का बोझ भी जरा हल्का हो जाएगा। अच्छा चल अब गुस्सा थूक दे। शेरा ने उसे समझाने की कोशिश की। अपने बाबा से कुछ ना कहना। क्यों, तेरी ममता क्यों फड़फड़ा रही है इस नीच जात के लिए? उसने रहमते को नफरत से घूरते हुए शेरा से कहा, इस कमीन ने बेचारे मौलवी साहब जैसे शरीफ और नेक आदमी की पगड़ी उछालने में भी कसर नहीं छोड़ी, और तू इसकी हिमायत कर रहा है। दूसरी जानिब रहमते दोनों हाथों से चोट लगने वाली जगह को दबा रहा था और जमीन पर पड़ा हाय मर गया करा रहा था। पत्थर लगते ही उसकी आंखों के सामने तारे नाच उठे थे। बात हिमायत की नहीं, शेरा बोला। अगर तूने चाचा से कुछ कहा तो वो उसकी हड्डी पसली एक करके रख देगा। फिर तुझे क्या तकलीफ होगी? बात फैली तो बदनामी होगी अपनी, शेरा ने कहा। बस अब बात को यहीं दफन कर दे। तू कहता है तो मैं बाबा से नहीं कहूंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? मुझसे वादा कर कि दोबारा तू इसके साथ कभी दोस्ती गांठने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, शेरा ने बात खत्म करने की खातिर कहा। जा, माफ किया तुझे। कुलसूम ने इखारत से जमीन पर थूकते हुए रहमते से कहा, तू भी क्या याद करेगा किस बहन से पाला पड़ा है तेरा? फिर जब तक कुलसूम लंबे लंबे डग भरती पगडंडी से गुजरकर खेत की आड़ में नहीं निकल गई, रहमते ने जमीन से उठने की कोशिश नहीं की। पुलिस की गश्ती पार्टी का बस्ती में रात को चक्कर लगाना कोई नई बात नहीं थी। हफ्ते में 1-2 मरतबा वो अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर लेते थे और गुलाम रसूल के घर पर चाय पीने के बहाने थोड़ी सी महफिल भी जमा लेते थे। उस रात पुलिस की गश्ती पार्टी जब राउंड पर थी तो गुलाम रसूल भी उनके साथ था। वो हंसते बोलते मस्जिद के करीब वाले बाग के पास से गुजर रहे थे। इत्तिफाक से गुलाम रसूल की नज़र 2 इंसानी सायों पर पड़ गई जो दरख्तों की आड़ में छुपने की गर्ज से ज़मीन से उठे थे। कौन है? गुलाम रसूल ने दबंग आवाज़ में ललकारा। खबरदार, भागने की कोशिश न करना वरना गोली चला देंगे। फिर जब गुलाम रसूल पुलिस की गश्ती पार्टी के साथ तेज़ी से लपकता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ लपका तो मौलवी अब्दुल मतीन को वहाँ सहमा खड़ा देखकर उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। वो मौलवी साहब से छुपने का सबब पूछने ही वाला था कि एक पुलिस वाले की आवाज़ उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती चली गई। भाई गुलाम रसूल, यहाँ तो काम ही कुछ और हो रहा था। इधर आकर देखो, घास पर शिकन आलूद चादर और एक सिमटी हुई जनानी ओढ़नी भी पड़ी है। ये तो कहानी ही दूसरी है। पुलिस वाले की टॉर्च की रोशनी में गुलाम रसूल ने चादर और जनानी ओढ़नी देखकर और फिर उसने मौलवी अब्दुल मतीन के सहमे हुए चेहरे पर नजर डाली तो एक लम्हे के लिए गुंग सा हो गया। दूसरे पुलिस वालों की तरह उसके अपने जहन में भी जो कहानी उभरी थी वो फौरन ही उस पर भरोसा कर लेने को तैयार नहीं था। हैरत से आंखें फाड़े मौलवी अब्दुल मतीन को घूरता रहा। पुलिस वालों ने इतनी देर में कुर्बो जवार का कोना कोना छान मारा, लेकिन ओढ़नी वाली का सुराग ना मिल सका। शायद वो खतरे की बू सूंघते ही रफू चक्कर हो गई थी। मौलवी साहब, गुलाम रसूल ने हैरत से पूछा, ये सब क्या है? मौलवी अब्दुल मतीन ने कोई जवाब नहीं दिया। चोरों जैसे अंदाज में बस नजरें झुकाए खड़े रहे। भाई गुलाम रसूल, तुम्हारा ये मौलवी तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। एक पुलिस वाले ने मौलवी मतीन के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा। अकेले ही अकेले गुलछर्रे उड़ा रहा था। दूसरा बोला, प्यारे, हमें कम से कम दीदार ही करा दिया होता, हम भी आंखें सेक लेते। जरा सूरत देखो, कैसा फरिश्ता लग रहा है, और करतूत। तीसरे ने नफरत से कहा, तौबा तौबा, पेश इमाम होकर मुंह काला करता फिरता है। तुम लोग जरा 1 मिनट ठहरो। गुलाम रसूल मौलवी अब्दुल मतीन का हाथ थामकर कुछ दूर ले जाकर बोला, सच सच बता दो मौलवी साहब, कौन थी तुम्हारे साथ? मौलवी अब्दुल मतीन ने नज़रें उठाकर गुलाम रसूल को एक नज़र देखा, फिर दोबारा मुजरिमों की तरह नज़रें झुका ली। कब से चला रहे हो ये घिनौना चक्कर?
غلام رسول کو اپنی بستی کی عزت کا خیال آیا تو اس کے تیور بھی بدل گئے۔ اب تک کتنی معصوم بچیوں کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا چکے ہو؟ جواب میں مولوی عبد المتین نے خاموشی اختیار رکھی۔ جانتے ہو اگر تم نے شرافت سے زبان نہ کھولی تو کیا ہوگا؟ پولیس والے مار مار کر تمہارا بھرکس نکال دیں گے۔ ابھی رات کی تاریکی میں معاملہ رفع دفع بھی کیا جا سکتا ہے۔ صبح ہو گئی تو بستی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایک بار FIR کٹ گئی تو بس پھر لمبی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ غلام رسول کے علاوہ دوسرے پولیس والوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن مولوی عبد المتین ٹس سے مس نہ ہوئے۔ چنانچہ انہیں باقاعدہ حراست میں لے لیا گیا۔ صبح ہوئی تو مولوی متین کی گرفتاری کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح بستی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گئی۔ ہر طرف اسی بات کا چرچا تھا۔ بستی کے بڑے بوڑھے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے چمگوئیاں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی دشمن نے مولوی صاحب کو بلا وجہ پھنسوانے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کے راستے سے ہٹنے کے بعد مسجد کی امامت کا فرض اس کو مل جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شہر جا کر سب سے پہلے مولوی عبد المتین کو ضمانت پر چھڑانے کا بندوبست کیا جائے، اس کے بعد اصل معاملے کی چھان بین کی جائے۔ نئی نسل کے لڑکوں کی ٹولی اور خاص طور پر رحمتے کو لیڈروں کی طرح مولوی عبد المتین کے خلاف زہر اگلنے کا موقع مل گیا تھا۔ بہرحال ایک بات پر سبھی متفق تھے کہ بستی کی جوان لڑکیوں کو کوئی بھانڈا پھوٹنے سے پہلے ہی ہاتھ پیلے کر کے رخصت کر دیا جائے۔ شام کو جب غلام رسول نے چوکی سے واپس لوٹ کر مولوی صاحب کے گناہ کی کہانی سنائی تو سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بس ایک کلثوم تھی جسے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ مولوی عبد المتین کو آزما کر دیکھ چکی تھی۔ عدالت کے کٹہرے میں بھی مولوی عبد المتین سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اسے سرکار کی جانب سے وکیل مہیا کرنے کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کمرہ عدالت اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جب وکیل سرکار مولوی عبد المتین کی شرافت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ بستی کے کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے جو کٹہرے میں مجرموں کی طرح نظریں جھکائے ہوئے مولوی عبد المتین کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے مقدس کتاب کو درمیان میں لا کر مولوی عبد المتین سے کہلوایا گیا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ عدالت میں موجود افراد نے خاص طور پر اس بات کو محسوس کیا کہ مقدس کتاب پر ہاتھ رکھتے ہوئے مولوی عبد المتین کا سارا وجود اس طرح کپ کپا رہا تھا جیسے اسے جاڑا چڑھ کر بخار آ گیا ہو۔ قسم کھاتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ مولوی عبد المتین، وکیل نے چٹخارا لیتے ہوئے جرا شروع کی، کیا یہ بات درست ہے کہ پولیس کی گشتی پارٹی نے آپ کو بستی رام نگر سے مورخہ 11 دسمبر کو رات کے تقریباً 12 اور 1 بجے کے درمیان آپ کی رہائش سے ملحقہ باغ سے حراست میں لیا تھا؟ جی ہاں، مولوی عبد المتین نے نظریں جھکائے جھکائے مدھم آواز میں جواب دیا۔ جس جگہ سے آپ کو پکڑا گیا تھا وہاں سے ایک شکن آلود چادر اور ایک عدد مسکی ہوئی زنانی اوڑھنی بھی برآمد ہوئی تھی۔ وکیل سرکار نے پوچھا، کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے؟ جی نہیں، پولیس کی گشتی پارٹی اور جائے وقوع سے ملنے والی چیزوں کے پیش نظر اس شبے کو تقویت ملتی ہے کہ آپ کو جس وقت حراست میں لیا گیا اس سے چند لمحے پیشتر کوئی صنف مخالف بھی آپ کے ساتھ موجود تھی۔ کیا یہ قیاس غلط ہے؟ جی نہیں، گویا گشتی پارٹی کے پہنچنے سے پہلے آپ کسی کے ساتھ محو اختلاط تھے۔ وکیل نے جان بوجھ کر اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیا آپ محو اختلاط کا مطلب سمجھتے ہیں یا مجھے کھل کر اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، مولوی عبد المتین نے مردہ آواز میں جواب دیا۔ بہت خوب، وکیل سرکار نے طنزیہ انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ہر چند کے پولیس کی گشتی پارٹی دوسرے فریق کو گرفتار نہیں کر سکی، لیکن عدالت کے روبرو آپ کے جواب سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اس دوسری شخصیت سے بھی ضرور واقفیت رکھتے ہیں جو ابھی تک پولیس کی دسترس سے باہر ہے۔ مولوی عبد المتین نچلا ہونٹ چبانے لگے، جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کیا آپ اس کا نام بتانے کی زحمت گوارہ کریں گے جس نے آپ جیسے عابد و زاہد کے قدم بھی ڈگمگا دیے تھے؟ مولوی عبد المتین نے اپنے ہونٹوں کو اور سختی سے بھینچ لیا۔ ان کی نگاہیں جیسے عدالت کے پختہ فرش پر گڑ کر رہ گئی تھیں۔ آپ کی خاموشی محترم عدالت کو یہ سوچنے پر بھی آمادہ کر سکتی ہے کہ آپ دیدہ و دانستہ قانون کی نظروں سے حقائق کی پردہ پوشی کرنے کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر فاضل عدالت میری خاموشی کو میرا جرم تصور کرتی ہے تو میں اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ مولوی عبد المتین نے دھیمے لہجے میں کہا، میں کسی دوسرے کے اجلے دامن پر بدنامی کا داغ لگانے کو گناہ سمجھتا ہوں، اور وہ عمل جو آپ سے سرزد ہو رہا تھا
یا हो चुका था? क्या आप उसे सवाब के ज़ुमरे में शुमार करेंगे? वकील ने कुछ ऐसे मासूम मगर चुभते हुए लहजे में सवाल किया कि अदालत में मौजूद हाजिरीन का कहकहा गूंज उठा। इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ मुंसिफ भी कोशिश के बावजूद अपनी मुस्कुराहट पर काबू न पा सका, लेकिन उसकी बारीक बीन निगाहें बदस्तूर अब्दुल मतीन के चेहरे पर मरकूज थी, जो वकील सरकार की बात सुनने के बाद शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। उसकी गिरफ्त कटहरे पर और सख्त हो गई। शायद वो खुद पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, या फिर अदालत में मौजूद अफराद से निगाहें मिलाने के काबिल नहीं रह गया था। जनाबे वाला, अचानक वकील सरकार ने अदालत से मुखातिब होते हुए बड़ी संजीदगी से कहा। मुजरिम अब्दुल मतीन के जवाबात, जाए वक़ुआ से मिलने वाली अशिया और मुजरिम की हक़ाइक़ से पर्दापोशी इस बात का खुला सबूत है कि पुलिस की गश्ती पार्टी ने अपनी रिपोर्ट में जिस घिनौने फेल की तरफ इशारा किया वो फर्जी नहीं हकीकत है। चुनाचे मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुजरिम अब्दुल मतीन को, जिसे बस्ती के भोले भाले और शरीफ लोगों ने मस्जिद के पेश इमाम होने के मुक़द्दस फ़र्ज से नवाजा था, इतनी सख्त और कड़ी सज़ा दी जाए कि लोग इससे इबरत हासिल करें और फिर कोई दूसरा शख्स मज़हब के तक़द्दुस में गुनाह की आमेज़िश करने की जुर्रत न कर सके। मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं कहना। एक हफ्ते बाद जब मौलवी अब्दुल मतीन को दोबारा अदालत में रूबरू पेश किया गया तो फाजिल अदालत ने बहुत गौर व खौस के बाद दलाइल और शुबे की गुंजाइश को मलहूज़े खातिर रखते हुए मौलवी अब्दुल मतीन को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। उस रोज़ रमज़ान कसाई, जो बस्ती के बड़े बूढ़ों में रमज़ू के नाम से मशहूर था, शाम को सोकर उठा तो चाय पानी से फरागत करने के बाद लिबास तब्दील करके सीधा गुलाम रसूल की तरफ चला गया, जो उस वक्त अपनी बैठक में तन्हा मौजूद था। आओ रमज़ू उस्ताद, गुलाम रसूल ने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा। आज गलती से इधर का रास्ता कैसे भूल गए? क्या शेर और कुलसूम की तारीख पक्की होने की खुशखबरी देने आए हो? बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि दाई से पेट नहीं छुपाया जा सकता, रमज़ू ने मुस्कुराकर कहा। और दाई अगर पुलिस के महकमे की हो तो वो दूर से ही खुशबू सूंघकर सब कुछ खंगाल लेती है। कौन सी तारीख पक्की की है? अगले महीने की 9। चांद का हिसाब किताब मुझे नहीं आता, पर मेरी घरवाली बता रही थी शायद उस रोज़ चांद की 12 तारीख होगी। मुबारक हो तुम्हें, लेकिन मुझे एक शिकायत रहेगी, तुम मिठाई लेकर नहीं आए। खुशखबरी के साथ साथ देसी घी की बालूशाही या मोतीचूर के लड्डू हों तो फिर मज़ा भी दोबाला हो जाता है। बहरहाल एक बात मुझे पहले से मालूम है, कुलसूम की शादी तू बड़े धूमधाम से करेगा। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? एक ही लड़की है भाई गुलाम रसूल, उसकी शादी पर डंडी नहीं मारूंगा। पूरी बस्ती वालों को दावत दूंगा और ऐसे असील और कड़ियल जानवर का गोश्त खिलाऊंगा कि सब हाथ चाटते रह जाएंगे। पर मेरे लिए इस खुशखबरी का असल घी की मिठाई का डब्बा अलग से होना चाहिए। मुझे खबर है तू पुलिस का मुलाजिम है, रमज़ू ने मुस्कुराकर गुलाम रसूल को छेड़ते हुए कहा। फिक्र न कर, तेरा मिठाई का डब्बा रमज़ू पर उधार रहा। कुछ देर तक दोनों कुलसूम और शेरा की शादी की बातें करते रहे। फिर रमज़ू ने संजीदगी से पूछा, मौलवी अब्दुल मतीन की रिहाई में और कितने दिन बाकी रह गए हैं? खैरियत तो है, आज तुझे अचानक उस मौलवी की याद कैसे आ गई? गुलाम रसूल ने हैरत से पूछा। जानवर भी कुछ दिनों बाड़े में एक साथ बनते हैं तो आपस में याराना गांठ लेते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। रमज़ू ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया। हम तो फिर इंसान हैं, इतने दिनों उसके पीछे हाथ बांध कर नमाज पढ़ी है, कभी कभी याद तो आ ही जाती है। देखने में तो अच्छा खासा भला मानस नजर आता था, लेकिन छोड़ यार, तू भी किसकी बातें कर रहा है? गुलाम रसूल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमने उस बदबख्त के पीछे जो नमाजें पढ़ी हैं वो कबूल भी होंगी या नहीं। तू ऐसा मत बोल, रमज़ू ने उठते हुए कहा। तेरा और मौलवी का खासा याराना था, बैठ तो सही। गुलाम रसूल ने रमज़ू को दोबारा बैठने का इशारा करते हुए राजदारी से पूछा। तेरा क्या ख्याल है उस खुनाट मौलवी के बारे में? क्या मतलब? 1 हफ्ते बाद उसकी सज़ा पूरी हो रही है, गुलाम रसूल बोला। मैं परसों उससे मिलने बड़ी जेल गया था। फिर क्या? मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि बस्ती में कदम रखने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे अपने तमाम टब्बर के साथ 9-2-11 होना पड़ेगा, वरना हम धक्के मारकर उसे निकाल देंगे। गुलाम रसूल ने फैसलाकुन लहजे में कहा। मैं खुद जाकर उसे स्टेशन पर गाड़ी में बिठाऊंगा, ऐसी खरी खरी सुनाऊंगा कि फिर वो भूले से भी पलटकर इधर का रुख करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे तेरी मर्जी, रमज़ू ने संजीदगी से कहा। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फांसी का खौफ ना होता तो मैं जेल से बाहर कदम रखते ही उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देता।
غلام رسول کے لہجے میں نفرت کا احساس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ رمزو نے اس بار بڑی رازداری سے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا مولوی نے ابھی تک اس چھوکری کا نام نہیں بتایا؟ نہیں، غلام رسول نے پولیس والوں جیسے انداز میں کہا۔ گڑبڑ گھوٹالوں کی وارداتوں میں مجھے پکا اور عادی مجرم لگتا ہے۔ بہرحال اس کا ایک احسان بھی ہے ہم پر۔ وہ کیا؟ غلام رسول نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیسا بھی ہے، لیکن اس نے خاندان کو بدنامی کا داغ لگنے سے ضرور بچا لیا، رمزو نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ پھر خاموشی سے اٹھا اور غلام رسول سے ہاتھ ملا کر بوجھل بوجھل قدم اٹھاتا بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ مولوی عبد المتین تانگے پر بیوی بچوں اور مختصر سے ساز و سامان کے ساتھ بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ ایک دو بار اس نے نظریں گھما کر دیکھا۔ غلام رسول اپنی موٹر سائیکل پر تانگے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تانگے والا بھی غلام رسول ہی کے کہنے پر اسٹیشن جانے پر آمادہ ہوا تھا، ورنہ پہلے تو اس نے بڑے کھرے انداز میں صاف صاف جواب دیا تھا، کوئی اور سواری تلاش کر لو مولوی صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں۔ راستے بھر اس نے مولوی عبد المتین سے کوئی بات نہیں کی۔ اسٹیشن پہنچ کر مولوی عبد المتین نے اسے کرایہ دینا چاہا تو اس نے ایک بار پھر بڑی حقارت سے کہا، میں دن بھر اپنا اور گھوڑے کا دانہ پانی تلاش کرنے کی خاطر محنت مزدوری ضرور کرتا ہوں، پر حرام نہیں کھاتا۔ مولوی عبد المتین دل محسوس کر رہ گئے۔ کلی کے ذریعے سامان اٹھوا کر اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی تیاری کھڑی تھی۔ بیوی بچوں کو ساز و سامان کے ساتھ زنانہ ڈبے میں بٹھا کر انہوں نے کلی کو اس کی محنت کا معاوضہ ادا کیا تو وہ سلام کر کے دوسرے مسافروں کی طرف دوڑ گیا۔ کلی نے ان کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ گاڑی چھوٹنے میں 6-7 منٹ اور باقی ہیں۔ نہ جانے کیوں آج ان کا گلا بار بار بڑی شدت سے خشک ہو رہا تھا۔ کوئی سلگتی ہوئی چنگاری ابھی ان کے وجود کے اندر باقی رہ گئی تھی، جسے بجھانے کی خاطر وہ رہ رہ کر پانی کا سہارا لے رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ اسٹیشن پر لگے ہوئے نلکی کی سمت پانی پینے کے ارادے سے پلٹے تھے، لیکن غلام رسول کو پلیٹ فارم پر گیٹ کے قریب کھڑا دیکھ کر رک گئے۔ دونوں کی نگاہیں بس ایک لمحے کو دوچار ہوئیں، پھر غلام رسول نے بڑی حقارت سے اپنی نظریں پھیر لی۔ مولوی عبد المتین کے دل پر ایک چرکا سا لگا تو سلگتی ہوئی چنگاری ہوا پا کر کچھ اور بھڑک اٹھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑے غلام رسول کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ پوری بستی میں ایک اسی سے تو ان کی گاڑی چھنتی تھی، لیکن آج وہ بھی ان کی صورت دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ گاڑی چھوٹنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ مولوی متین کچھ سوچ کر غلام رسول کے قریب چلے گئے۔ بڑے دکھ بھرے لہجے میں بولے، میں تمہاری بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں غلام رسول، ہمیشہ کے لیے، لیکن تمہاری دوستی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ غلام رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، منہ پھیرے کھڑا رہا۔ شاید وہ ان کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ کیا ایک رخصت ہوتے دوست کو آخری بار خدا حافظ بھی نہیں کہو گے؟ مولوی عبد المتین کے لہجے میں کرب تھا۔ غلام رسول بدستور خاموش کھڑا رہا، کسی پتھر کے بت کی مانند جو ہر احساس سے بے نیاز ہوتا ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے میرے دوست، مولوی عبد المتین نے مدھم آواز میں کہا۔ ایک پھانس میرے اندر ابھی تک چبھی ہوئی ہے، اگر وہ نہ نکلی تو شاید تمام زندگی اس کی نوک میرے وجود کو زخمی کرتی رہے گی۔ غلام رسول نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے یار، تم نے بیرسٹر شوکت مرزا کی لڑائی اور پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے بیٹے امجد کی روداد سناتے ہوئے کہا تھا، عزت اگر ایک بار خاک میں مل جائے تو پھر قانون کی کوئی دفعہ اسے بحال نہیں کر سکتی۔ بدنامی کے داغ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور ٹوٹے ہوئے شیشے کو خواہ کتنی ہی چابک دستی سے کیوں نہ جوڑا جائے، اس میں پڑا ہوا بال نہیں جاتا۔ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، غلام رسول نے نفرت سے کہا۔ تمہاری گاڑی چھوٹنے میں 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ جانوروں میں زیادہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، لیکن پیاس کی شدت سے وہ بھی تڑپ اٹھتے ہیں۔ میں تو پھر انسان ہوں۔ مولوی عبد المتین کی آواز بھرانے لگی۔ ایک بیوی اور 4 بچوں کا باپ ہوں۔ تم لوگوں نے مجھ پر بڑی مہربانی کی، جو ایک کمرے کا مکان سر چھپانے کو دے دیا تھا، وہ میرے لیے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے بہت کافی تھا۔ میں بستی والوں کا یہ احسان آخری سانس تک نہیں بھولوں گا، لیکن گاڑی نے پہلی سیٹی بجائی اور مولوی عبد المتین کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ لیکن کیا؟ غلام رسول نے تیزی سے پوچھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے بستی کی تمام لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے۔ مولوی عبد المتین کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی۔ پھر وہ بد کردار کون تھی جس کی مسکوی اوڑھنی سے اب پولیس والے مسکرا کر اپنے بوٹ صاف کرتے ہیں؟ غلام رسول نے بڑا گہرا طنز کیا۔ آج میں اسی پھانس کو نکال دینا چاہتا ہوں۔ وہ اوڑھنی تمہاری بھابھی کی تھی۔ اسی وقت تیسری سیٹی کے ساتھ ہی
गाड़ी ने प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपनी अगली मंजिल की तरफ रेंगना शुरू किया तो मौलवी अब्दुल मतीन नज़रें झुकाए तेज़ी से पलटे और तीसरे दर्जे के एक डब्बे के मुसाफिरों की भीड़ के अंदर गुम हो गए। गुलाम रसूल को जैसे सकता हो गया था। बड़ी देर तक वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा गाड़ी को निगाहों से ओझल होते देखता रहा। उसके जहन में एक सवाल फांसी बनकर चुभ रहा था। मौलवी अब्दुल मतीन को अपनी प्यास बुझाने के जुर्म में जेल के अंदर कैसे कैसे अजियतनाक लम्हों से होकर गुजरना पड़ा होगा। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। नियाज साहब हैं कोलकाता इंडिया से, मोहम्मद अवैस अंसारी साहब हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश इंडिया से, यासिर महमूद साहब हैं मस्कत ओमान से, वसीम अली साहब हैं फैसलाबाद पाकिस्तान से, आमिर साहब हैं कराची पाकिस्तान से, ज़ैन अली असदी साहब हैं लाहौर पाकिस्तान से और शाहिद अली साहब हैं लाहौर रोड वर्कशॉप सरगोदा से। तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।